नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। विपक्ष के संसद को न चलने देने के विरोध में प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को करेंगे उपवास। मोतिहारी में विपक्ष पर लगाया सड़क से लेकर संसद तक सरकार के काम में रोड़े अटकाने का आरोप। सत्याग्रह शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 4 साल में देश में बढ़ी साफ सफाई। देश हित में नहीं, संसद में अवरोध। राज्यसभा दिवस समारोह में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सभी पार्टियों को निकालना होगा समाधान। जेएमसी बालयोगी सभागार में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आरक्षण के विरोध में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। कुछ जिलों में इंटरनेट बंद के अलावा लगाई गई धारा 144। बिहार के आरा में झड़प के बाद 127 लोग गिरफ्तार। देश भर में सोशल मीडिया से किया गया था बंद का ऐलान। इसरो गुरुवार को करेगा IRNSS-1I उपग्रह का प्रक्षेपण। पिछले साल अगस्त में असफल रहे IRNSS-1H की जगह होगा लॉन्च। सैटेलाइट मैप तैयार करने के अलावा नेविगेशन और सैनिक क्षेत्र में भी मिलेगी मदद। 29 मार्च को लॉन्च हुए संचार उपग्रह GSAT-6A से भी टूटा है संपर्क। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 11वां स्वर्ण पदक। 25 मीटर एयर पिस्टल में हिना सिद्धू ने स्वर्ण पर साधा निशाना। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय पुरुषों और महिलाओं की हॉकी टीमें। 21 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 4 सालों में देश में साफ सफाई का दायरा 40% से बढ़कर 80% से ऊपर चला गया है। उन्होंने ये बात आज बिहार के मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समापन वर्ष के कार्यक्रम में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 साल में 3 अहम मौकों पर बिहार ने देश को रास्ता दिखाने का काम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के मोतिहारी में देश भर से जुटे 20,000 से अधिक स्वच्छाग्रहियों के काम की तुलना महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से की। अंग्रेजन का गुलामी से मुक्ति खातिर एगो मजबूत अहिंसक हथियार सत्याग्रह का रूप में हमनी के मिलेल। उन्होंने कहा कि गांधी जी की तरह 125 करोड़ देशवासी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले चंपारण में सत्याग्रह की तस्वीर अब फिर दिख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से कम था, लेकिन एक हफ्ते से स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश देश के हर तबके तक पहुंचाने पर जोर दिया है। गांधी जी ने यहाँ चंपारण में किसान, श्रमिक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी को एक ही पंक्ति में लाकर खड़ा किया था। तब जाकर के सत्याग्रह सफल हुआ था। स्वच्छाग्रही के नाते हमारा रोल भी वैसा ही होना चाहिए। स्वच्छता का ये संदेश समाज के हर व्यक्ति, हर तबके तक पहुंचे, ऐसी हमारी लगातार कोशिशें रहनी चाहिए। 2 अक्टूबर को 2019 को जो बापू के जन्म का 150वां साल है, तो उस समय तक जरूर हम सब लोगों को मिलकर इतना काम करना होगा कि उस दिन तक पूरे हिंदुस्तान को खुले में शौच से हम लोग मुक्त करने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि गंगा नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर, सुगौली और सुगौली वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और 900 करोड़ रुपए की लागत से औरंगाबाद से चोरदहा सड़क को 6 लेन बनाने समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से लैस कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाने के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित भी किया। ये फैक्ट्री 2 कारणों से अहम है। एक तो ये
मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण है। दूसरा, ये इस क्षेत्र में रोजगार को भी बड़ा माध्यम बन रहा है। इस आधुनिक फैक्ट्री में बने 12,000 हॉर्स पावर वाले पहले इंजन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य अभी अभी मुझे मिला है। एक थे हमारे सत्याग्रही जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, और ये हैं हमारे स्वच्छाग्रही असम की बोटी सेकिया, जिन्होंने अपने गांव को गंदगी से आजादी दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राधा मोहन सिंह, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, SS अहलुवालिया समेत कई मंत्री मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर विकास के काम में रोड़े अटकाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी कोशिशों में सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक अब फाइलों को अटकाने और लटकाने का काम नहीं होता और सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। वो गरीब को सशक्त होते नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब अगर मजबूत हो गया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उसे बहका नहीं पाएंगे। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक सरकार के काम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी 12 अप्रैल को देश भर में उपवास रखने जा रही है। इस उपवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री के रोजमर्रा के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 12 अप्रैल को कर्नाटक में धरने पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के अलावा पार्टी के तमाम सांसद भी गुरुवार को उपवास पर रहेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जनता को बताएंगे कि कैसे विपक्षी दलों ने संसद के कामकाज में बाधा डाली। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने SC/ST मसले पर सरकार की नीतियों के खिलाफ उपवास रखा था और राजघाट पर धरना दिया था। आरक्षण के खिलाफ बुलाए गए आज के भारत बंद का असर देश में कुछ जगहों पर ही दिखा है। बिहार के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी राज्यों में इसका कोई असर नहीं रहा। बिहार में झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं 125 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हिंसा को देखते हुए इस बार राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तर भारत के कई इलाकों में आरक्षण के विरोध में भारत बंद का असर दिखाई दिया। बिहार के आरा में झड़प हुई और ट्रेन को रोका गया। बिहार के दूसरे जिलों में भी सड़क जाम, दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। 2 अप्रैल की हिंसा को देखते हुए मध्य प्रदेश में बंद को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में कई संवेदनशील जगहों पर कर्फ्यू और धारा 144 लगाई गई थी। पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक पूरे प्रदेश में शांति है। सुरक्षा के बहुत पर्याप्त प्रबंध सरकार ने किए हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हम लोगों ने लगाया हुआ है। बिना किसी संगठन की अगुवाई और सोशल मीडिया के जरिए बुलाए गए बंद का सड़कों पर कोई खास असर नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी हमारे राज्य मुख्यालय से दिया गया है और हम पब्लिक को भी एजुकेट कर रहे हैं कि इस तरह की भ्रामक चीज़ों में न पड़े। कुछ है नहीं ना, एक रूमर थी बस, वैसे है नहीं बंद का कोई प्रोग्राम, कहीं प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर कड़ी नजर रखी। बंद के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सोमवार को एडवाइजरी जारी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए थे। मंत्रालय ने कहा था कि सरकार और प्रशासन अपने अपने जिलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें, जिससे कि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और उत्तर पूर्वी राज्यों के तेज विकास के लिए गठित पूर्वोत्तर नीति फोरम की पहली बैठक में आज कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुई बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह बताया कि बैठक में संपर्क के साधन बढ़ाने पर खास चर्चा हुई।
इनमें सड़कों का जाल बिछाना, रेलवे की पहुंच बढ़ाना, जलमार्गों को बढ़ावा देना और हवाई सेवा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा बागवानी, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, बांस का बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई। साथ ही मेड इन नॉर्थ ईस्ट और शिक्षा पर अलग से मिशन बनाने पर भी चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से राय लेकर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। फोरम का मकसद पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को एक साथ लेकर चुनौतियों का समाधान खोजना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस फोरम में नीति आयोग की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर विकास परियोजनाओं में अड़चनों को दूर किया जाएगा। नीति आयोग चूंकि उनके पास उस प्रकार का रिसोर्स पूल है, रिसोर्स इनपुट्स हैं, क्षमता है, समझ है, अनुभव है, शोध है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकेंगे कि यदि कोई कंस्ट्रेंट है या कोई अड़चन है तो किस प्रकार की अड़चन है, उसे कैसे उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स की गति क्या बढ़ाई जा सकती है। नीति आयोग के शोध और उनकी अनुभव से हमें ये भी समझने का अवसर रहेगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको प्राथमिकता पे। हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, फूड प्रोसेसिंग है, बैम्बू का यूटिलाइजेशन है और मेड इन नॉर्थ ईस्ट है और एजुकेशन। तो इसके लिए हम समझ रहे हैं कि ये निकल के सुझाव आया है कि हम जो हैं वो इनके लिए अलग एक मिशंस बना लें और मिशंस में जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे उनको कहें कि आप अपने जो हैं वो अपने स्पेसिफिक सजेशन हमें दें कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो हम उस पर अब आगे काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसजी की तुलना सुदर्शन चक्र से की है। उन्होंने कहा कि देश पर हमला करने वालों के लिए एनएसजी सुदर्शन चक्र की तरह है। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में एनएसजी की क्षेत्रीय परिषद के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एनएसजी एक विशेष बल है जिस पर कई तरह की जिम्मेदारी है। एनएसजी के नवनिर्मित क्षेत्रीय परिसर का निर्माण साल 2013 में शुरू हुआ था, जिसको बनाने में 157.84 करोड़ रुपए की लागत आई। 200 एकड़ में फैले इस परिसर में आवास और दफ्तर की सुविधा के साथ प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मॉरिशस में 18 से 20 अगस्त तक 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। सम्मेलन से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया। इस मौके पर मॉरिशस की शिक्षा मंत्री लीला देवी दुकून लछुमन भी मौजूद रहीं। जवाहरलाल नेहरू भवन में आयोजित मीडिया लॉन्च कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मॉरिशस का हिंदी प्रेम इस कदर है कि हर सम्मेलन में उसकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए मॉरिशस का एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त दिल्ली आया हुआ है। इससे पहले 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2015 में भोपाल में किया गया था, जहां 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मॉरिशस में आयोजित कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। भारतवंशी आधुनिक मॉरिशस में भारतीय मूल्यों व संस्कृति का संवर्धन कर रहे हैं। हिंदी ने न केवल भारतवंशियों को बल्कि गैर भारतवंशियों को भी पूरे विश्व में प्रभावित किया। भाषा और संस्कृति राष्ट्र निर्माण में एक मजबूत स्तंभ होती है। इसकी महत्ता को देखते हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति ये रखा गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद में गतिरोध को लेकर एक बार फिर से गहरी निराशा और चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में गतिरोध देश और लोकतंत्र के हित में नहीं है। राज्यसभा दिवस को लेकर हुए कार्यक्रम में पहली बार शामिल होते हुए सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की तारीफ की। राज्यसभा दिवस को लेकर हुए समारोह में सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद में गतिरोध को लेकर चिंता जताई। सभापति ने हाल में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान गतिरोध का जिक्र करते हुए गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को संसद में गतिरोध का समाधान निकालना होगा। Chairman admits all the motions and all the issues. Members give notice. Government say ready for discussion, but no discussion. किसने क्या किया, किसके कारण से क्या हुआ, सदन क्यों नहीं चलना पाया, सदन में क्यों एक रचनात्मक बहस नहीं हुआ, इसका समाधान वो लोग को देना पड़ेगा, वो पार्टियों को देना पड़ेगा।
सभापति ने राज्यसभा सचिवालय के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से ही वो और सांसद अपना काम सही तरीके से अंजाम दे पाते हैं। Your valuable service has helped members to effectively discharge their parliamentary responsibilities. You have never shied away from putting extra efforts, whatever the situation demands. Your contribution to the smooth functioning of the House and the committees have been well recognized. With immense satisfaction, I must say that there is no dearth of talent in this Secretariat among our employees. I hope that under the able leadership of the Secretary General, you would constantly endeavour to improve, upgrade our system and process the effective functioning of the House and the committees. So we, all of the employees of the Rajya Sabha, we have to take a pledge that we have to make this body and this institution a relevant body, a purposeful body, especially in the esteemed leadership of our Honorable Chairman. जीएमसी बाल योगी सभागार में हुए कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। 3 अप्रैल को हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। 1995 से राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों का क्लब राज्यसभा स्थापना दिवस पर हर साल बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि होम्योपैथी एक उन्नत चिकित्सा पद्धति है और इसे घर घर पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने होम्योपैथी टू होम को मजबूत करने पर जोर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने आज विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर 2 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति से बिना साइड इफेक्ट और सस्ते इलाज के जरिए हृदय रोग, मधुमेह और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। उपराष्ट्रपति ने होम्योपैथी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले कई विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में 2 दिनों तक देश और दुनिया के जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक चिकित्सा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। Been integrated in some districts to prevent and treat lifestyle-based non-communicable diseases. I am aware that homeopathy is witnessing a major demand in India. Of the total Ayush dispensaries of central government, 30% are homeopathic dispensaries. The number of institutionally qualified registered practice is also going up. I am told as of now. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हुए उद्यमियों ने सोमवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उद्यमियों ने उपराष्ट्रपति से उनके आवास 6 मौलाना आजाद रोड पर मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस किताब को प्रभात प्रकाशन ने मुद्रित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कचरे के सही तरह से इस्तेमाल से ऊर्जा और उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। उन्होंने मेयरों और नगर निकायों से ठोस कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने निजी क्षेत्र के उद्योग और उद्यमियों से स्वच्छ भारत अभियान और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांत पर अमल करने की सलाह दी। 40 देशों और गैर सरकारी संगठनों के 700 प्रतिनिधि 3 दिन के इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश के 100 शहरों के महापौर भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के आयोजन का मकसद 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के जरिए स्वच्छ जल, भूमि और वायु का प्रबंधन करना है। इस बार की थीम कचरे की मात्रा कम कर मिशन जीरो वेस्ट को लागू करना है। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग के नामांकन की तारीख को आगे बढ़ाए जाने के फैसले को वापस लेने के बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कोर्ट बीजेपी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस उसके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने नहीं दे रहे और कोर्ट से दखल देने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका को खारिज कर दिया था और राजनीतिक दलों को इसके लिए राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म नानक शाह फकीर की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। 13 अप्रैल यानी कि अगले शुक्रवार को ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई देगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजों की पीठ ने मंगलवार को फिल्म की रिलीज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC एक वैधानिक निकाय है जिसने फिल्म के प्रदर्शन को मंजूरी दे दी है, इसलिए फिल्म की रिलीज में किसी व्यक्ति को रुकावट डालने का अधिकार नहीं है। पीठ ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और बिना किसी बाधा के फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए फिल्म के निर्माता हरिंदर S. सिक्का को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब सुप्रीम कोर्ट में इन सब पे चर्चा की और कहा कि इसमें बिल्कुल बाधा नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने सब स्टेट्स को भी नोटिस दे दिया है कि स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा ताकि इसकी रिलीज में कोई बाधा नहीं आए। पेंशन पाने वाले नागरिकों को भुगतान के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को कहा कि पेंशन के लिए आधार का लिंक होना अनिवार्य नहीं है। सूचना आयुक्त ने इस बात की जानकारी निर्मला निशिकांत की याचिका पर दी। निर्मला ने डाक विभाग से ये जानकारी मांगी थी कि आधार कार्ड के अभाव में उनकी मार्च 2017 की पेंशन को क्यों रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें बताया गया था कि पेंशन पाने के लिए उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य बनाया गया है। और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आज चेन्नई में राजनीतिक दलों और तमिल संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने MA चिदम्बरम स्टेडियम में सुरक्षा में 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। मैच के खिलाफ विरोध जता रहे 350 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। MA चिदम्बरम स्टेडियम में IPL के कई मुकाबले खेले जाने हैं। इस बीच IPL के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा से मुलाकात कर चेन्नई में होने वाले IPL मैचों की सुरक्षा के मसले पर चर्चा की। केंद्रीय गृह सचिव ने उन्हें IPL मुकाबलों के दौरान पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। CBI ने आज IRCTC होटल घोटाले के आरोप में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान राबड़ी देवी के आवास की तलाशी भी ली गई। आरोप है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी में IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का काम सुजाता होटल को दिया गया। CBI का यह दावा है कि लालू प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सुजाता होटल को फायदा पहुंचाया और इसके एवज में बेनामी कंपनी के जरिए लालू के परिजनों को पटना में भूखंड मिला। मामले में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता आरोपी हैं। फेसबुक डाटा लीक मामले में अमेरिका समेत कई देश शामिल हैं। भारत के करीब 5.5 लाख लोग भी इसके शिकार हुए। डाटा लीक मामले में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने जिम्मेदारी लेते हुए US की प्रतिनिधि सभा में माफी मांगी है। अमेरिकी कांग्रेस में डेटा लीक मामले पर सफाई देने से पहले फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सांसदों को बताया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने फेसबुक को धोखे में रखा। She confirmed that personal data was sent into hands that he said they were lied to by Cambridge Analytica. Well, you can't protect our privacy just on the basis of somebody telling you that they're going to protect it. अमेरिकी संसद की समिति के सामने पेश होने से पहले मार्क जकरबर्ग ने कांग्रेस के पास लिखित बयान भी जमा कराया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि डेटा चोरी के मामले में जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई गई। मार्क जकरबर्ग ने अपनी गवाही में कहा,
हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई और ये बहुत बड़ी गलती है। ये मेरी गलती है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फेसबुक को मैंने ही शुरू किया और मैं ही इसे चलाता हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इससे पहले फेसबुक ने बयान जारी कर ये भी कहा था कि वो भारत समेत दुनिया भर में स्थित उन सभी लोगों को लिखित में बताएगा जिनसे जुड़ी निजी जानकारी राजनीतिक विश्लेषण कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के हाथ लगी है। ये प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है। फेसबुक ने अपने सुरक्षा फीचर्स को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की बात भी कही है। हालांकि दूसरी तरफ साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा के लिए जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो फैसले काफी पहले लिए जाने चाहिए थे। जानकारों ने डेटा चोरी के लिए कानूनी कमियों को भी जिम्मेदार बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण आज तक भारतवर्ष में डेटा प्रोटेक्शन कोई कानून नहीं है, निजता संबंधी प्राइवेसी संबंधी कोई कानून नहीं है, साइबर सुरक्षा संबंधी भी कोई कानून नहीं है। इनकी तो बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भारतवासी आज अपना डिजिटल वजूद शायद खो बैठ रहे हैं। पिछले दिनों फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद फेसबुक ने खुद आशंका जताई थी कि भारत के करीब 5.5 लाख यूजर समेत दुनिया के 8 करोड़ 70 लाख लोगों का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के पास पहुंचा है। इस मसले पर कई देशों में राजनीतिक गहमागहमी जारी है। आरोप है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने इस डेटा का इस्तेमाल 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान किया। ब्रेक्जिट फैसले में भी एनालिटिका कंपनी के दखलंदाजी की कोशिश से जुड़ी खबरें आई थी। भारत में भी इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक खींचतान चली। डेटा लीक को लेकर फेसबुक पर लगातार लग रहे आरोपों पर अब फेसबुक अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। फेसबुक अपने उन यूजर्स को सूचित करेगा जिनका डेटा लीक हुआ हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूजर्स फेसबुक के इस कदम से संतुष्ट होंगे, क्योंकि अपनी निजी जानकारी के साथ समझौता शायद ही किसी को मंजूर हो। कैमरामैन DK पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो गुरुवार को नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1I को लॉन्च करेगा। इसे PSLV C-41 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार तड़के 4:04 पर होगा। IRNSS-1I सैटेलाइट मैप तैयार करने, समय का सही पता लगाने में मदद करेगा। साथ ही इसे नेविगेशन और सैनिक क्षेत्र में भी सहायता मिलेगी। IRNSS-1I को IRNSS-1H उपग्रह की जगह छोड़ा जाएगा। पिछले साल अगस्त में IRNSS-1H का लॉन्च असफल रहा। नाविक परियोजना के तहत इसरो अभी तक IRNSS सीरीज के 8 सैटेलाइट छोड़ चुका है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि IRNSS स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका मकसद देश और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी देना है। इसके अलावा सैटेलाइट की मदद से वाहनों की स्थिति का पता लगाने और आपदा के दौरान राहत कार्यों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के छठे दिन भारत को पहला गोल निशानेबाज हिना सिद्धू ने दिलाया। हिना ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए सोना जीता। हिना ने इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड कायम करते हुए 38 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस तरह भारत की झोली में अब 11 स्वर्ण पदक आ चुके हैं। वहीं पुरुषों की टीम के साथ ही महिलाओं की हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया 50 स्वर्ण, 38 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ तालिका में पहले स्थान पर बना है। तो वहीं इंग्लैंड 24 स्वर्ण, 29 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 11 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक लेकर तीसरे स्थान पर बरकरार है। न्यूजीलैंड 9 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।